अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है काफ़ी सारे कमिटीज़ को अपॉइंट किया जो अलग अलग टास्क को उनको डील करना था इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और इसमें से 8 कमिटी जो थे ना वो मेजर कमिटीज़ थे और बाकी जो थे वो माइनर कमिटीज़ थे। तो इन सब कमिटीज़ का नाम और चेयरमैन का नाम नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं 8 मेजर कमिटीज़। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम याद करना। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट। यूनियन पावर्स कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी सेम जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके भी सरदार पटेल। और इस कमेटी के फिर 5 सब कमिटीज़ थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जे बी कृपलानी। माइनॉरिटीज सब कमेटी, एच सी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज इन असम, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, गोपीनाथ बारदोलोई। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, इसके ऊपर वाला था। इसकी सब कमेटी, उसके चेयरमैन थे ए वी ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी, ठीक है, इसके चेयरमैन का नाम नहीं दिया गया। अब सिक्स जो कमेटी थी वो थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 8 मेजर कमिटीज़ थे। अब हम जल्दी से माइनर कमिटीज़ का देख लेते हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स कमेटी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी, बी पत्तबी सितमरैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, डॉक्टर के एम मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जी वी मावलंकर। एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, एस वरदाचारी, he was not an assembly member. Committee on Chief Commissioners Provinces, B Pattabi Sitamaraya. Expert Committee on the Financial Provisions of the Union Constitution, Nalini Ranjan Sarkar, he was also not an assembly member. Linguistic Provinces Commission, S.K. Dhar, not an assembly member. Special Committee to examine the draft constitution, Jawaharlal Nehru. Press Gallery Committee, Usha Nath Sen. Ad hoc Committee on Citizenship, S. Varadachari. Most important committee, that is drafting committee, इसके बारे में देखते हैं। Among all the committees, जो जितने सारे कमिटीज थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको सेटअप किया गया था अगस्त 29, 1947 को। और ये वही कमेटी थी जिसको टास्क दिया गया था ड्राफ्ट करने के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इसमें 7 मेंबर्स थे। कौन कौन थे? चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके अलावा मेंबर्स थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। इसको रिप्लेस किया था बी एल मित्तर ने। रिप्लेस्ड बी एल, इन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था जो कि रिजाइन कर दिए थे ड्यू टू इल हेल्थ। एंड टी टी कृष्णमाचारी, इन्होंने रिप्लेस किया डी पी खैतान, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, इन्होंने कंसीडर किया सारे कमेटी के प्रपोजल्स को, वेरियस कमेटी जो बनाए गए थे। इन्होंने पहला फर्स्ट ड्राफ्ट बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो पब्लिश किया गया फरवरी 1948 में। और भारत के लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया वेर गिवन 8 मंथ्स, 8 मंथ का समय दिया गया डिस्कस करने के लिए द ड्राफ्ट एंड द पर्पस अमेंडमेंट्स। उस पर वो लोग सभी जनता को विचार करने का मौका 8 महीने का दिया गया। और फिर इस पर पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, सजेशंस आए। तो उसके रोशनी में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया इसके आधार पर, और फिर वो पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने से कम समय में ही जो है इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया। और ये टोटल जो है ना मिलाकर ड्राफ्टिंग कमेटी 141 दिन इनकी बैठक हुई। अगला टॉपिक है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली 4 नवंबर 1948 को। इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई, पहली बार पढ़ा गया इसको असेंबली में। और असेंबली फर्स्ट रीडिंग के बाद असेंबली का जो असेंबली में इस पर जो है डिस्कशन हुआ 5 दिनों तक। 4 को ये पेश हुआ और 9 तारीख तक जो है ये इस पर डिस्कशन हुआ असेंबली में। फिर सेकेंड रीडिंग हुई इसकी, जो नवंबर 15 1948 को स्टार्ट हुआ और जो है एंड हुआ 17 अक्टूबर 1949 को। और इसमें क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडर किया गया सारा। और ड्यूरिंग दिस स्टेज 7,653 7,653 अमेंडमेंट्स वेर प्रपोज्ड, और जिसमें से एक्चुअली
एक्चुअल जो है 2473 अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया गया इन द असेंबली। फिर थर्ड रीडिंग हुई ड्राफ्ट की 14 नवंबर 1949 को, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन मूव किया कि जो असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सेटल कर लिया है और इसको पास कर दिया जाए। ये मोशन था, कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। तो ये मोशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे था, तो इसको पास कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। इट वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड एंड इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। सभी लोग इस पे साइन किए, प्रेसिडेंट ने साइन किया। तो आउट ऑफ 299 मेंबर्स ऑफ द असेंबली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट उस दिन, ऑन दैट डे, और उन्होंने ही साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को। और यही वो डेट है जो हमारे प्रियम्बल में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, 26 नवंबर 1949, जिस दिन पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और अपने आप को समर्पित किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया इस दिन 26 नवंबर 1949 को, उसमें एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। ओरिजिनल है ये, ओरिजिनली, अब तो बढ़ गए हैं। और प्रियम्बल का जो इनेक्टमेंट हुआ वो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर दिया गया उसके बाद प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया। इसका हम प्रियम्बल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रियम्बल एक तरह से दैट दिस वाज द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब पहले पूरी कहानी बनी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, फिर उसका समरी तैयार हुआ, यानी कि प्रियम्बल तैयार किया गया। तो ये चीज़ भी एक याद रखने वाली चीज़ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस समय लॉ मिनिस्टर थे और इन्होंने ही जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ही रूपरेखा दी थी, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन द असेंबली। इनको जाना जाता है इनके लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्गूमेंट्स की वजह से। मतलब ये असेंबली में बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बहुत ही जोर डालकर, जोरदार तरीके से और कन्विंसिंग तरीके से ये फ्लोर पर डिस्कस करते थे किसी भी चीज़ को, और इसीलिए इनको मान्यता दी गई है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फादर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जन्मदाता वही। और एक ब्रिलियंट राइटर भी थे वे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, और किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं था, इस तरह के वो लीडर थे, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। और इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी माना जाता है, और इसके साथ साथ इनको मॉडर्न मन्नू भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जो थे ना, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल, ये सारी चीज़ आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 एंड 393 के अंतर्गत आते हैं। तो ये उस दिन से ही मतलब ये लागू हो गए थे, दैट इज 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। और जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे, जो कि ज़्यादा बड़ा हिस्सा था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसीलिए हम जब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, तो हम 26 जनवरी 1950 लेते हैं। मेजर पार्ट तो इसी दिन लागू हुआ था, कुछ हिस्सा जो बताया मैंने पहले वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया। तो इससे भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। और इसी दिन से, या इसी दिन को 26 जनवरी को हम इसीलिए गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था। इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था बाय एक रिजोल्यूशन था ऑफ द लाहौर सेशन, ठीक है, दिसंबर 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस रिजोल्यूशन के बाद अगले साल 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे की तरह सेलिब्रेट किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो गया, और द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इनेक्ट कर दिया गया विथ लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स, और कुछ चीज़ इससे रिपील कर ली गई है ना। द एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 फिर भी ये कंटिन्यू करता रहा। अब क्रिटिक्स की तो कमी है नहीं, तो उस समय भी क्रिटिक्स थे, और उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अलग अलग ग्राउंड्स पे। तो वो इस तरह से है। फर्स्ट है, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी,
क्योंकि इसके मेंबर्स वेर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। तो इसीलिए इसको क्रिटिक्स कहते हैं कि इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है। दूसरा है क्रिटिक्सिज्म, दूसरा आता है नॉट ए सॉवरेन बॉडी। क्रिटिक्स ने ऐसा माना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी, क्योंकि इसको बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के द्वारा। इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे इसको बनाया गया था, तो सॉवरेन नेचर इसका नहीं था, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। अपवाद है सब। और उन्होंने कहा है कि असेंबली जो सेशंस हेल्ड करती थी उसमें उसको परमिशन लेना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो जब यदि कोई बॉडी सॉवरेन है तो फिर उसको दूसरे से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। इस आधार पर क्रिटिक्स ने कहा है कि इट वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी। तीसरा है टाइम कंज्यूमिंग। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत ज़्यादा समय लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और उदाहरण देते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 4 महीने में अपना काम कंप्लीट कर लिया था, और उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी समय लगा। तो इस संदर्भ में नसरुद्दीन अहमद मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने एक नया नाम उछाला फॉर द ड्राफ्टिंग कमेटी। अपने विरोध को जाहिर करने के लिए उन्होंने एक नया नाम उछाला, उसको उन्होंने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी। अब एक और फोर्थ क्रिटिक्स का कहना है कि ये दिस वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का इसमें दबदबा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डोमिनेटेड थी बाय द कांग्रेस पार्टी। ग्रेविल ऑस्टिन एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रिमार्क दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी, मतलब इसमें एक पार्टी के काफ़ी लोग थे, इसलिए वन पार्टी बॉडी कहते हैं। इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, एक कंट्री जिसमें एक ही पार्टी है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस पार्टी का के काफ़ी मेंबर्स हैं उस पार्टी से, तो कहा जा सकता है डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया, ये उनका रिमार्क था। फिफ्थ क्रिटिसिज्म है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। हाँ, ये भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लॉयर्स और पॉलिटिशियन की भरमार थी, यही दो प्रोफेशन से लोग थे। उन्होंने पॉइंट किया कि अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट मैनर में नहीं दिया गया था। एंड द मेन रीज़न फॉर द बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका रीज़न है कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाषा है ना वो सिंपल नहीं है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड जैसे कि लॉयर्स कुछ लिखते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसका वजन भी फिर ज़्यादा हो जाता है वकील के द्वारा जब लिखा जाता है कुछ। तो यही कारण था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, जल्दी आम आदमी का समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। उसको क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हिंदू लोग, हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी। लॉर्ड विस्काउंट सीमन कॉल्ड इट ए बॉडी ऑफ हिंदूज। सिमिलरली विस्टन चर्चिल थे, उन्होंने कमेंट किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो रिप्रेजेंट कर रही थी ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, हिंदू, ये था। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सील था, सिंबल, वो एक एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था उसके तौर पर। एलिफेंट वाज द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और सर बी एन राव उसको अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, दैट इज लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एच वी आर अयंगर ये सेक्रेटरी थे टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये थे कैलीग्राफर ऑफ इंडियन, जो लिखा था हाथ से लिखा गया था, कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हैंड रिटन बाय हिम और इन इटैलिक स्टाइल, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। तो ओरिजिनल वर्जन को बहुत ही सजाया गया था, ब्यूटीफाई किया गया था, डेकोरेट किया गया था, और इसके लिए आर्टिस्ट्स जो है बुलाए गए थे शांति निकेतन से, जिसमें थे नंदलाल बोस, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ये सब आर्टिस्ट थे शांति निकेतन के, वहाँ से बुलाया गया था। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने इल्यूमिनेट किया था, ब्यूटीफाई किया था, ऑर्नामेंटेड किया था, मतलब पूरी तरह से सजाया था। इन्होंने किसको सजाया था? प्रियम्बल को। प्रियम्बल को सजाने का काम इन्होंने किया था, लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। और हिंदी में कैलीग्राफी हुई थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो किया था बाय वसंत कृष्ण वैद्य। एंड उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट और इल्यूमिनेट किया था इसको, और वे थे नंदलाल बोस। तो डेकोरेशन का काम इंग्लिश में ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था, कैलीग्राफी का काम जो है उन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। हिंदी वर्सन में कैलीग्राफी का काम जो है बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, और डेकोरेशन का काम नंदलाल बोस ने किया था।
अब कुछ टेबुलर डाटा है, इसको देख लेते हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया 1946, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस फ्रॉम देवर 11 इन नंबर्स, वहाँ से 292 सीट्स, प्रिंसली स्टेट्स इंडियन स्टेट्स 93 सीट्स, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जैसे पहले पढ़ चुके हैं 4, टोटल मिला के 389। रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जुलाई अगस्त 1946 में जो कराया गया था, कांग्रेस ने जीता है 208, मुस्लिम लीग 73, सब मैं बता चुके हैं। सब एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। टोटल 296 सीट्स। और कम्युनिटी वाइज देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हिंदू 163 हिंदू डोमिनेटेड, मुस्लिम्स 80 हाफ है इसका, शेड्यूल कास्ट 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, ये भी मिला के 120 से ऊपर हो गए हिंदू के अलावा। बैकवर्ड ट्राइब 6 हो गए, सिख लोग 4, एंग्लो इंडियन से 3, पारसी 3, टोटल 296। स्टेट वाइज मेंबरशिप समय प्रोविंसेस जो थे इंडियन प्रोविंसेस टोटल जो है देखिए 12, मद्रास 49, उससे ज़्यादा बॉम्बे हो गया 21, वेस्ट बंगाल 19, और मद्रास से ज़्यादा है यूनाइटेड प्रोविंस जो आजकल यूपी है 55। इसी तरह ईस्ट पंजाब 12, बिहार 36, सीपी एंड बिहार 17, असम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली 1, अजमेर मेरवारा 1, कुर्ग 1। ये है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यूनाइटेड प्रोविंस से 55 लोग थे। इंडियन स्टेट्स प्रिंसली स्टेट 70, अलवर का 1, बड़ौदा 3, भोपाल 1, इसी तरह से देख लीजिएगा इस टेबल को धीरे धीरे, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, एक बार एक नज़र देख लीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट ए ग्लांस, सेशन कब कब हुआ था ये भी देख लीजिएगा। फर्स्ट सेशन 9 to 23 दिसंबर 1946 तक चला था, 9 दिसंबर से लेकर। इसी तरह ये 11th सेशन देखिए 14 से 26 नवंबर 1949। असेंबली मेट वंस ऑन, एक बार फिर मिली 24 जनवरी 1950 को, इसके बाद जब मेंबर्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया, ठीक है। तो इस तरह से ख़त्म हो गया यहाँ पर चैप्टर। तो समझ, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। कोई बात हो तो पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें कि आगे सभी वीडियोज़ आपको जो है तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय बाय।